की बात कर रहे हैं, तो ये तो लोगों की अभी है। अभी अभी अफजाल अंसारी को भी 5 साल की सजा हो गई और उनकी सदस्यता चली गई, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसका क्या अपराध है, कैसे अपराध है, खैर चलिए। अपने उत्तर प्रदेश में ये लोग जो है सो ये कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो रहा है। माफिया राज खत्म होने का उदाहरण ये लोग क्या दे रहे हैं कि साहब 66 माफियाओं में से 3 माफिया मारे गए। माने जो सीधे सीधे पुलिस संरक्षण में जिनकी हत्या कराई जाए हाथ में हथकड़ियां लगा करके, उसको भी अपनी उपलब्धि गिन रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या चीज है। अच्छा, नगर निगम चुनाव में भी इनके पास अब कुछ नहीं है, सीधे सीधे यही ये जो माफिया राज खत्म हो रहा है और जिसको पुलिस संरक्षण में भी सीधे सीधे हत्या करवाई जा रही है या हत्या हो रही है, आप उसको जो भी मानिए, तो यही तो इनका जो है अपना इनकी कानून व्यवस्था की यही स्थिति है। और इसी आधार पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अब जब बनारस हम देखें, बनारस में इन्होंने एक लीकर माफिया को इन्होंने टिकट दिया है और वहां पर मजबूती से वहां लड़ाई हो रही है उसकी सपा भाजपा की। ये भी बात सही है कि कांग्रेस भी उसमें से काफी वोट काट रही है। अब क्या परिणाम होगा, तो यही स्थिति कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश की है। नगर निगम को भाजपा का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, स्वाभाविक अमूमन माना जाता है, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार मोदी जी भी ये मोदी जी जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि गांव पंचायत के अपना चुनाव से लेकर के हर जगह अपना वही जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्नाटक चुनावों में इस बार मोदी जी कितनी व्यस्तता है। उसके बावजूद जो हमको सूचना मिल रही है, जो दिखाई पड़ रहा है कि कर्नाटक में मुख्य पोस्टर से अब मोदी जी गायब हो रहे हैं और उनके जगह पर नड्डा जी, कर्नाटक के गड्ढा में नड्डा जी अवतरित हो गए हैं। तो यह जाहिर सी बात है, दिखाई पड़ रहा है कि कर्नाटक में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। अब वहां पर कांग्रेस कैसे क्या कर लेगी वो तो अलग की बात है, अब उसकी परफॉर्मेंस क्या स्थिति बनती है, लेकिन स्थिति वहां कुछ ऐसी ही बन रही है। भाजपा जिस तरीके से बैकफुट पर है वो ऐसे दिखाई पड़ रहा है। और पिछले सप्ताह का अगर हम पूरा विश्लेषण करें तो भाजपा को कारपोरेट प्लस वो अपराध तंत्र का जो गठबंधन है, मजबूत गठबंधन, मजबूत गांठ है, इसी के ऊपर इसकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। और जो जिस तरीके की स्थितियां विकसित हो रही हैं, अब जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को आप देख लीजिए, अभी अभी उसको चर्चा हो रही थी केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी में इन्होंने एक बिल्कुल प्लान्ड तरीके से, अरे भाई फिल्म होती है, कहानी कहानी होती है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से 4 नाम को दे करके के वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वास्तविक कहानी है और यहाँ से हजारों लड़कियों का को यहाँ से गायब किया गया है केरला से और उनका धर्मांतरण करा करके लव जिहाद। और वहीं पर इन्हीं की रिपोर्ट है कि पिछले 5 सालों में गुजरात से 41,645 महिलाएं की गुमशुदगी हुई है और उसमें से बरामदगी की सूचना किसी की नहीं है। तो सवाल है कि एक जगह तुम जो नरेशन गढ़ रहे हो, हाँ ठीक है, पूरी पिक्चर को एज होल अगर देखा जाए तो आईएसआई का जो काम करने का तौर तरीका है उसके ऊपर आधारित तो पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर से जो नरेशन है गढ़ रहे हैं और बाद में जिस तरीके की लिस्टिंग करते हैं कि ये इन लड़कियों का बयान है और ये वास्तविक कहानी है, तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो मैंने आपकी फिल्म, आपका डाटा कह रहा है कि हजारों वहां से गायब हुए हैं और आपके गुजरात से आपका ही डाटा है 41,000 महिलाएं गायब हुई हैं। तो फिर ये गुजरात में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? और यही सारी चीजें, ये जो इनका कारपोरेट पूंजीवाद प्लस ये अपराध तंत्र का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इनको महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़ा धमाका होने वाला है। ये एक धमाका तो ये करने वाले थे, अपना जैसे शिवसेना को इन्होंने तोड़ा था, ये इनका था कि एनसीपी को भी हम तोड़ करके अपनी वहां पर एन के प्रकार सत्ता बनाने वाला काम हम करेंगे। अब सवाल यह है कि वहां पर जिस तरीके की शिंदे सरकार है, क्या उस शिंदे सरकार को माना जाएगा जनतांत्रिक सरकार है वो? और आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा, हालांकि फैसले को भी तो ये लोग अपना प्रभावित कर लिया करते हैं, लेकिन फैसला प्रभावित करके फैसला देने की भी एक सीमा होती है, वो सारी सीमा वहां पार हो गई है। और आने वाले दिनों में जो वहां पर ये 13 तारीख को फैसला आने वाला है, उस 13 तारीख के फैसले में निश्चित रूप से शिंदे सरकार को अवैध घोषित किया जाएगा। वहां पर जो लोग जो ये
विधायकों की को सदस्यता पेंडिंग है उसको खत्म की जाएगी और सरकार खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम उठा करके देखें, और उसमें एक चीज और हम देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से जाति जनगणना जो उन लोगों ने शुरू किया था और पूरे देश के पैमाने पर उसका असर पड़ रहा था, ओबीसी के वोटों पर उसका का असर पड़ रहा था, लेकिन इन लोगों ने कोर्ट के दबाव से उस जाति जनगणना को इन्होंने रुकवा दिया। उस जाति जनगणना को रुकवा देने का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को आप किसका शुभचिंतक कहते हैं? तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। और पिछले सप्ताह एक चीज और बता मैं कि अपना पिछले सप्ताह मन की बात का इनका 100वां एपिसोड हुआ। 100 बार ये जबरदस्ती, अब तो ये जबरदस्ती सबको अपना मैंडेट है सरकारी सारे दफ्तरों को कि आप वहां पर लोगों को जुटाइए और उनकी बात लोग सुन रहे हैं, इसकी आप फोटो जारी कीजिए, इसको आप ऑडियो जारी कीजिए, वीडियो जारी कीजिए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी सरकार इस समय लग गई है कि मोदी जी के मन की बात लोग सुने, अपने मन की बात तो अपना छोड़ दें। एक चीज और इस बीच हुआ है कि ये अपने सूडान में जिस तरीके से पुनरावृत्ति की जा रही है, यूक्रेन में जो यूक्रेन अपने ड्रोन से क्रेमलिन पर जो हमला किया है, तो अब पुतिन ने साफ साफ दे दिया है कि अब जेलेंस्की को मारना ही उसके अपना बच गया है। तो एक तरीके से अब वहां निर्णायक युद्ध होने वाला है, निर्णायक घात प्रतिघात होने जा रहा है कि जेलेंस्की को अब वो टारगेट करेंगे। वही स्थिति कहीं न कहीं से सूडान में भी आ गई है। सूडान में अमेरिका और रूस के आर्थिक हित वहां टकरा रहे हैं और उन आर्थिक हितों के टकराव में चीन जो वहां फंडिंग किया है वह फंडिंग वहां प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके से वहां पूरा त्रिकोणात्मक मामला बना है और जिसका संकट सूडान के लोग और सूडान में जितने और जगह के लोग फंसे हुए हैं उन सबके ऊपर आने वाला है। तो इस तरीके से पूरे देश के पैमाने पर, पूरी दुनिया के पैमाने पर। अच्छा, एक चीज और है कि अभी मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हुई है, वो हिंसा जाहिर सी बात है आदिवासियों को आप जो जानवर की तरीके से आप वहां आप उनका प्रयोग करते हैं, वही चीज कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों असम और मेघालय के बीच अपना अमित शाह जी गए, अपनी ही सरकारों के बीच समझौता करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि अब पूर्वोत्तर भारत से आतंकवाद एकदम खत्म हो गया, सब में बिल्कुल शांति व्यवस्था बन गई। और आने वाले दिनों में जो वहां नागालैंड और असम के बॉर्डर पर जो 6000 लाख ये तेल का भंडार मिला है, उसको लेकर के व्यापक हिंसा होने वाली है, व्यापक आंदोलन वहां होने वाला है। नागालैंड जनजाति परिषद ने यह दावा किया है कि आप उसकी बात सुनिए, आप उसके अधिकार क्षेत्र में असम काहे के लिए खनन कर रहा है। और असम का इस समय जो मुख्यमंत्री है वो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये दोनों लोग लगे हुए हैं मोदी जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मोदी से भी हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर साबित करें। तो उसके चलते एक बार पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत फिर एक बार बारूद की ढेर पर बैठ चुका है और वहां पर जो स्थिति होने वाली है वो देश के लिए बहुत ही अहितकर है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत हमारे सीमा का देश है और खास करके चीन का हस्तक्षेप वहां रहता है। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा सप्ताह हमारे भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक ये रूप से उभर के आया है। और उसमें भी सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इन सारी चीजों को देखने और जो सो इसकी आग बुझाने की बजाय अपना जो सो अभियान रथ लेकर के कर्नाटक में लगे हुए हैं, जहां से वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हतोत्साहित है, हताश है। उनकी हताशा का असर हमारे देश के शासन व्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। इसलिए आने वाले दिनों के लिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।